ओके तो आपको क्वेश्चन मैंने बोला था कि ये 7th क्वेश्चन आप थोड़ा सा सोच कर आना, तो सोचा है किसी ने? हेलो, नहीं सोचा तो कोई बात यस नहीं, भैया। बता दो। को आंसर बताओ मुझे इसमें क्या है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई इतना कंपलसरी नहीं था ये। मैं भी आया चलो, नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? यस भैया। यस मैम। हेलो गरिमा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भैया आ रही है, मेरी क्लियर है ना? क्लियर है पूरी। हाँ जी। मेरी आवाज उसकी प्रॉब्लम आई थी ना वो, जो पीछे में खड़े। ओके, ठीक है जी। So okay, let me do this question. Okay, because there are two questions of same kind. So yesterday we all studied little bit about the information about the quantum mechanics. So now let's dive quickly into the formula part. So here it is Dirac notation and its matrix representation, how this matrix looks like. So I will write some of the quantities. Number one quantity is this. This is called the state, or this is called the ket, and its matrix representation is column matrix. So whenever in the question anything like this is given, it means it is a column matrix. The dimension of the column matrix, we all know it is n by n. Column matrix is like this, n by n. So what does it mean, n by n? N is the dimensions. N is the dimension of your problem. Dimension of your problem. So can anyone tell me, that is a question, open question, if we have a spin 3/2 particle, so what will be the dimensions we need to solve this problem? फोर डायमेंशंस। How many of you say 4? इससे 4 होगा। सब 4 बोल रहे हैं, ठीक है। तो 4, तो अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए स्टेट आएंगे या कैट्स आएंगे, मतलब कोई भी आप वेव फंक्शन लिख रहे हो इस नोटेशन में, तो वो कितने के होंगे? 4/1 मैट्रिक्स के होंगे। इसको हम बोलते हैं ब्रा। इसको हम बोलते हैं ब्रा। ये वो होती है एक बार बता दीजिए क्या बोले आपने, 4 कैसे हुआ वहां पर? 2s+1। ओके सर, यस सर। ये तो मैं मतलब बहुत ही बार बता दिया, ठीक है। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? दिस ब्रा इज अ ट्रांसपोज, हर्मिशियन ट्रांसपोज, हर्मिशियन conjugate of this state. So let's take an example. So I am telling you this is your state. Now tell me what is the corresponding bra? 1 क्रॉस n। -i1। -i1। Okay, all of you agree, सबको समझ लग गया ये, ठीक। यस उसके यस बाद भैया। भैया, यस भैया। उसके बाद हमने बोला कि ये क्वांटिटी क्या है, इसको इनर हम प्रोडक्ट। बोलते हैं, हाँ, इनर प्रोडक्ट। और ये जो तुम्हारा यहाँ पर होगा, ये होगा स्केलर क्वांटिटी। दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम इसको इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझना बहुत ईजी है। अब यहाँ पे पहले क्या रखा गया है? ब्रा रखी गई है, तो -1 0, यहाँ पे 1 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा?
2. एक नंबर स्केलर आएगा ना, सब एग्री करते हो? Yes भैया. चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये क्या है मुझे बताओ? इसे बोलते हैं आउटर प्रोडक्ट, Outer product. और ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स n बाय n की। And cross n. n फिर से डायमेंशंस हैं, तो वो तो हो गया। लो ओके, चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले रखा गया है कैट, तो कैट को रखना है आयोटा 1। ये क्या है? 2/1 की मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ब्रा रखना है, तो आयोटा 1 ये है 1 × 2 की मैट्रिक्स। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। चलो बनवाओ, क्या होगी? 1 -1 I 1 आएगा। 1 नहीं भैया -1 है. ओके राइट. तो यही आएगी मैट्रिक्स तुम्हारी, ठीक है? यस कौन इन चारों टर्म्स को समझ गया है? ठीक है, सब समझ गए हैं मेरे हिसाब से। चलो अब तुम इन चारों टर्म्स को अगर समझ गए हो तो ये प्रॉब्लम करना बहुत इजी हो गया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पास? अच्छे से पढ़ो कि हैमिल्टोनियन दे रखा है। हैमिल्टोनियन तुम्हें एक दे रखा है। हैमिल्टोनियन क्या होता है? कल मैंने तुम सबको बताया कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैमिल्टोनियन। हाँ सौरभ बताओ। नो भी कुछ नहीं बोल रहा, वो गलती से दब गया, सॉरी। नो प्रॉब्लम, ठीक है। हैमिल्टोनियन जो है वो अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज एक ऑपरेटर की तरह, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट की जाती है। हैमिल्टोनियन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्या, अभी इस एग्जांपल की बेस पे कोई मुझे बता सकता है कि पहली टर्म क्या है? क्या ये कॉलम वेक्टर है, रो वेक्टर है? अभी हमने पढ़ा ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स. ये चारों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, चारों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। चलो अब अगर तुम्हें क्वेश्चन इजी रखना है ना, तो हमेशा याद रखना 0 इज 0 1, 1 इज 1 0। वैसे ही बोल रहा हूँ, ये सिंपलेस्ट मैट्रिसेस होती हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि 0 0 करके देखो क्या आ रहा है। 0 1 1 0, तो क्या आएगा ये? सॉरी, क्या आएगा ये? सॉरी, उल्टा लिखा है मैंने। तो ये किस बेसिस पे बनाया मतलब? इसको अभी किस बेसिस पे, ये अभी छोड़ दो। मैं मान रहा हूँ ये दो मान लो, क्या बेसिस है उसको अभी छोड़ दो। मैं मान रहा हूँ कि इन दोनों को अभी के लिए मानो बस। तो आप समझ पा रहे हो कि इसका आंसर क्या आएगा? किस तरह का आएगा? मतलब मान लो यार, यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, एस ले लेता हूँ, या जो भी है, तुम कुछ भी ले सकते हो। तो ये आएगा। अब मुझे बताओ 1 1 कैसा आ रहा है? कोई मुझे इस मैट्रिक्स का आंसर बता सकता है? 1 1 बहुत सिंपल काम है, 0 1 और 0 1 करना है बस। 0 0 0 1. तो क्या अब आप सब इस बात को, एक सेकेंड मुझे नया पेज लाने दो यहाँ पर। क्या आप सब इस बात को मानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगी पहली वाली 0 0 1 1, वो चाहे कुछ भी आइगन बेसिस हो, वो कुछ इस तरह की मैट्रिक्स होगी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट होगा और बाकी सब 0 होंगे। अगर 1 1 की बात करूं तो वो कुछ ऐसी मैट्रिक्स होगी। अगर 0 1 की बात करूं तो वो कुछ ऐसी मैट्रिक्स होगी। और अगर 1 0 की बात करूं तो वो कुछ ऐसी मैट्रिक्स होगी कि यहाँ पर एलिमेंट है, ये 0 0 मैट्रिक्स है, यस भैया. ये 1 1 मैट्रिक्स है, ये 0 1 मैट्रिक्स है, 0 1 और ये 1 1 0। 0. तो अब फाइनल मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं तो मुझे बताओ इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेगा? पहला कंट्रीब्यूट एलिमेंट का कोफिशिएंट क्या है? 1।
दूसरा क्या होगा, दूसरा ये वाला एलिमेंट वन -1, -1 यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 तो ये आपकी हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है। समझ रहे हो, इस नोटेशन का ये मतलब होता है, इस नोटेशन का मतलब है कि 0 1 तुम्हारे आइगन बेसिस हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो 0 1 हो सकता है, 1 एनी अदर मैट्रिक्स कैन आल्सो बी देयर, बट whatever kind of matrix are there, this element will represent the first element of Hamiltonian, this will be the fourth, this will be the second, and this will be the third. Very simple idea is this. तो अब ये आपके पास आइगन बेसिस मतलब जो केट्स है उसको कहा जाता है ना? हाँ, ये आपके नहीं 0 और 1 इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूं मैं क्या है, ये दोनों तो कैट्स है ना, 0 और 1 Yes, आर, sir. ये बोल रहा हूं कि मैं ये दोनों इस हैमिल्टोनियन के आइगन बेसिस हैं, आइगन कैट्स हैं, मतलब जो हैमिल्टोनियन Yes, मैट्रिक्स sir. है। मतलब आइगन बेसिस सर, मतलब आइगन बेसिस मतलब ही आइगन किट्स है ना? हाँ जी, आइगन बेसिस मींस आइगन कैट्स, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ये आपकी अगर हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है, उसके अगर आइगन कैट्स निकालोगे, मतलब आइगन स्टेट्स निकालोगे, तो वो 0 और 1 आएंगे, और अगर तुम उस 0 को करते हो तो वो उस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, उसका कोफिशिएंट जो भी होगा वो उस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट होगा। अगर एक बार तुम्हें मैट्रिक्स मिल गई तो उसके बाद आइगन वैल्यूज ऑफ एच तो तुम निकाल ही सकते हो ना, क्या बड़ी बात है। राइट, यस सर। अब मैं तुम्हें पूछूं कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया, इससे पहले मैं तुम्हें जल्दी से एक ऐसा ही क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि तुम्हें जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया वो खुद ही खत्म हो जाए। अब जल्दी से मैं कुछ एक आध बच्चे से पूछ लेता हूँ खुद ही। ऋषि राज आज नहीं बोला है, ऋषि राज एक बात बताओ यार, ये मैट्रिक्स बनवाओ मेरी इस फॉर्मूला के बेस पे। हाँ इसमें 0 1 नहीं है, इसमें 1 2 है, तो 0 को 1 मान लो, 2 को 1 मान लो। वो पहले जैसे ही होगा ना, उसमें अल्फा हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, अल्फा को छोड़ दो अभी के लिए। वो जो 1 और 2 है वो 0 हो जाएगा वो टर्म, और नहीं समझो, ये देखो, ये पहला एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे मैट्रिक्स, इसका कोफिशिएंट है 1। हाँ अब मुझे बताओ इसका एलिमेंट, ये एलिमेंट नंबर क्या होगा, 1 2 सॉरी 1 1 1 2 2 1 2 2, ऐसा ही होता है ना। अब यहाँ से देखकर बताओ मुझे कि पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है। 1 1 क्या है, ये है, इसका 0 कोफिशिएंट क्या है, अरे कोफिशिएंट 1 है यार, ओ सॉरी, अच्छा कोफिशिएंट 1 है। तो 2 2 का कोफिशिएंट क्या है, मतलब ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अरे 2 2 का कोफिशिएंट आगे क्या लगा है, 2 2 के -1 लगा है ना, तब -1। 1 2 क्या है, 1 2 का कोफिशिएंट क्या है 1, और 2 1 का क्या है 1, समझ गए अब। है वो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के 0 नहीं हो जाएगा क्या? देखो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ये 0 होगा, अच्छा ये 0 नहीं होगा, ओके। ठीक है जी, अलग फर्क हाँ समझ गए दोनों का। हाँ सबको समझ लग गया कि ये मैट्रिक्स कैसे बनाई, इसके साथ एक अल्फा भी लगाए तो बाहर एक अल्फा मल्टीप्लाई करवा दो। सब समझ गए ये मैट्रिक्स कैसे बनी। यस भैया। यस ठीक सर। है। तो अब इसके यस भैया। हाँ पूछो कोई पूछ रहा है। Here it is given 1 and 2, so we don't have to put like 2 there. It will be always zeros and ones. 2 where? No, I am asking, in the previous question we had zeros and ones. Here we have 1 and 2.
irrespective of what we have in there, will it always be 0 and 1? In the numbers, I am asking. No. Within the matrix. It is just a symbolic symbol. So let's Mhm. say they are giving first state 0, second state 1. So Here it is 1 and 2, but we हाँ will तो put always zeros and ones. हाँ 0 not 0 just means or 1 just means the first state and that means second state. That's it. Just yes. So here you will put that. So if it was 0 0 Hmm. 1 1 0 1 or 1 0, then also the matrix would have same. That is what I'm saying. If it is 3 means, then it is little bit different. Then what it will be 1 3 1 2. Okay. Okay. 2 3. So then it is like 3 by 3 matrix. Yeah. So yes. Okay, bye. Understood. Okay. Now, once you have the matrix, it is very easy to find the largest and the smallest eigenvalues. है ना? Easy है ना ये? Eigen states पूछा है. तो आइगन वैल्यूज निकाल लिया, आइगन स्टेट्स आ जाएगा. मुश्किल है क्या? इस मैट्रिक्स का अगर मैं तुम्हें बोलूं आइगन वैल्यू आइगन स्टेट निकालो तो कितना मुश्किल है? निकल जाएगा भैया. निकल जाएगा भैया. सबका ही निकल जाएगा. इसमें नहीं निकल रहा है तो वो तो निकालना ही पड़ेगा. मतलब ये तो निकालना ही पड़ेगा. तो 8th का आंसर है ए. और पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? उसका आंसर था +n-2. कल उसने बोला था कि +n-1 होगा, है ना? तो आंसर लेकिन इसका +n-√2 आता है. आप चेक कर सकते हो. ठीक है जी, समझ लग गई जी? तो चलो आगे बढ़ते हैं. फिर एक और टेबल करते हैं. सो एक और टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो है ऑपरेटर टेबल. ऑपरेटर आपको दे रहा है, सॉरी, क्वांटिटी आपको दी है और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि उसका ऑपरेटर क्या होगा. तो मुझे जल्दी से आप सब बता सकते हैं. मान लो x है, पोजीशन है, तो उसका ऑपरेटर पोजीशन ही होता है. अगर मान लो मैं कहूँ मोमेंटम, ये तो सबने पढ़ा है, इतना तो मेरे को लगता है कि मोमेंटम, अगर मैं कहूँ मोमेंटम क्वांटिटी है तो इसका ऑपरेटर क्या होता है जी? -i का डेल. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. अगर सिंगल है तो कर्ली बाय कर्ली x हो जाएगा, अगर y है तो y हो जाएगा, और तीनों है तो डेल आ जाएगा. ठीक है. अब मुझे बताओ हैमिल्टोनियन. p²/2m + ½ देखो टोटल एनर्जी होती है p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो p² करोगे तो -h² आ जाएगा, 2m आ जाएगा और डेल स्क्वायर हो जाएगा. डेल स्क्वायर मीन्स डबल डेरिवेटिव, और v रहेगा. ठीक है जी, ये होता है. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे आपसे अगर मैं पूछूं, चलो ये इतना का काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो वो तो सिर्फ हेलो भैया, -h²/2m. हैमिल्टोनियन का IH का del/del भी हो सकते हैं. वो मैंने तुम्हें, हाँ वो भी होता है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट केस लेकर चल रहा हूँ मैं. टाइम इंडिपेंडेंट मैथ चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से वो भी होता है. वो टाइम आने पे वो भी बताता हूँ. ठीक है. अब क्या करना है, इस क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास ऑलरेडी थी, उसके बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो मान लो तुम्हारा ये पोटेंशियल है,
तुम्हें मैंने पोटेंशियल दिया KR²/2, KR²/2। ये क्या है? ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, ठीक है जी। और इसका जो वेव फंक्शन तुम्हें दिया मैंने, वेव, मान लो कि जब ये पोटेंशियल था तो तुम्हारा वेव फंक्शन था φRt। अब इन सब बातों को मैं हवा में नहीं करना चाहता, इन सब की थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझाना चाहता हूँ। तो वो डीप मतलब क्या है? Whenever we solve the problems, we solve the problems by Schrodinger wave equation in quantum mechanics. So yesterday one person said in classical mechanics, whenever you need a state, physical state, what you find is any physics student, if wants to know the state, he asks you for the position and momentum. Momentum. This is the state which physics student need. Any other person need a different state, but physics student need this state. In quantum mechanics, we have a many physical quantities, we measure it. But to start with, Schrodinger was a very genius person. He said, if you have a wave function, then something you can find, almost find all the quantities, not all the. If you are talking about momentum and you are doing all the calculations in the momentum space, or you can say if you have a spin half particle, you defined your dimension of the space to be 2, and now you are working in this space. Now comes the quantum, now comes the Schrodinger. He says, if in this space, if you find a wave function in Dirac notation is written like this. Okay, if you find wave function is a state, if you find a wave function, different wave function for each energy level, then your state is defined. You need in quantum mechanics this. Okay, now in classical mechanics, if I ask you, if I give you momentum, tell me the kinetic energy, what you will do is p²/2. But if in quantum mechanics I ask you to tell me the kinetic energy, what you will do, you will operate kinetic energy operator on phi. And right now we studied what is kinetic energy operator. सब समझ गए इतनी बात को? यस हाँ जी भैया। भैया। यस भैया। तो इतना समझ गए तो ठीक है। अब अगर मैं पूछूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालो इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्या करोगे? n/2 करके v के विद रिस्पेक्ट वेरियल थ्योरम लगा देंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, हाउ इज इट डिफाइंड? ये आपको कैसे डिफाइंड होती है मैं बताता हूं। लेट्स से दिस इज अ एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A एंड योर स्टेट इज गिवन एज phi। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्वांटम सिस्टम स्टेट phi में है, ये तुम्हें स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करने से पता चल गया। स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है, उसको जब भी तुम सॉल्व करते हो वेव फंक्शंस आते हैं, तुमने वो वेव फंक्शंस निकाल ले भी। जैसे कि तुम्हें मैंने दिया 1 डायमेंशनल वेल, तुम्हें मैंने बोला था रिवाइज करके आना, तो वो तुमने किया होगा और तुमने जब निकाला होगा उसको सॉल्व करते, तो ऐसा वेव फंक्शन आ गए। इट मीन्स अगर तुम्हें कोई पूछे कि मान लो तुम क्वांटम वेल में हो और पहली स्टेट में हो, इस स्टेट में तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी A की एवरेज वैल्यू क्या है, तो तुम पता उसको कैसे निकालोगे? phi A phi ये क्वांटिटी निकालोगे इन डायरैक नोटेशन। अब इसको दोनों नोटेशंस में मैं अच्छे से समझा देता हूं। तो मतलब ए उस साइनॉट का किसी भी एक स्टेट है ना, मतलब और एक भी मिनट स्टेट? नहीं एक मिनट समझो मैं समझा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो क्या है, डायरेक्ट नोटेशन में लिखा जाता है एवरेज को phi A phi। इसका क्या मतलब है कि
अगर तुम्हारे पास स्टेट दे रखी है तो पहले ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन फाई स्टार ए फाई डी वॉल्यूम, मतलब अगर ये 1 डिमेंशन है तो x, अगर 3 डिमेंशन है तो वॉल्यूम। इस क्वांटिटी को क्या आप जानते पहचानते हैं? इस क्वांटिटी को मान लीजिए मैं बोलूं कि फाई को नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइज इट, तो यही करते हो। यस मैम। और ये किसके बराबर होता है? डायरेक्ट, जो कि नई नोटेशंस में तुम्हें समझा रहा हूं, ये किसके बराबर होता है? फाई फाई के। ये कभी देखा है? यस भैया। तो यस भैया। इसको और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला, ये है स्टेट, तो ये स्टेट तो यहां पर ऐसे के ऐसे लिख दी उसने, और ये मैंने बोला इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट, तो वही लिखा है ना उसने, यस भैया। या ये हम समझ गए। अब ये क्वांटिटी है तुम्हारी, अब ये क्वांटिटी सिंपल ही है ना, ये तुम्हारा है ब्रा, तो ये यहाँ पे लगा दिया उसने, और ये क्वांटिटी यहाँ लगा दी उसने। समझ गए? इजी इजी। यस भैया। तो ये तुम्हें निकालना होता है किसी भी के लिए। तो अगर मैं बोलूँ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो फाई स्टार माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर फाई और इसका पूरा इंटीग्रेशन, ये तुम्हारी एवरेज क्वांटिटी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मेरे हिसाब से सबको कुछ ना कुछ आइडिया क्लियर हो गया। यस भैया। बाकी अगर नहीं हुआ तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा बुक को देख लेना, क्योंकि नए टॉपिक्स हैं। इसके लिए करने के लिए मतलब 4-4 लेक्चर चाहिए, लेकिन एक में कंप्लीट करना इज अ चैलेंज। लेकिन एनी हाउ, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो जरा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ो, 6th नंबर क्वेश्चन को तुम पढ़ो। पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल। क्या मुझे बता सकता है कोई कि ये कौन सा पोटेंशियल है? ऐसे पोटेंशियल्स को क्या नाम दिया जाता है? 2 डायमेंशनल रेडियल पोटेंशियल। सेंट्रल पोटेंशियल। 3D पोटेंशियल इज 1 नंबर थिंग। सेकंड, किस तरह का होता है ये पोटेंशियल? मतलब आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो कुछ नाम भी है ना इसका। सिमेट्रिक पोटेंशियल। अरे यार, हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल कैसा होगा मुझे बताओ? हाफ के एक्स स्क्वायर है। या। अगर 3D में होगा तो वो क्या होगा? यस भैया। ठीक। तो क्या दिया है? हाफ के आर स्क्वायर ही तो दिया है। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी कि 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे सॉल्व करें, चाहिए ही नहीं, वो सब चाहिए ही। आपको बोला गया है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको बोल दिया गया है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेव फंक्शन क्या आएगा, ये फाई आर टी। वो क्या है क्या नहीं है हमें नहीं लेना देना। अब वो कह रहा है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, कुछ हुआ हमें नहीं पता। इफ द वेव फंक्शन चेंजेस टू फाई अल्फा आर टी, मतलब आर जो क्या बन गया, अल्फा आर बन गया। ध्यान से पढ़ो, आर क्या बन गया, अल्फा आर। तो वो पूछ रहा है कि एवरेज फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या है। तो अब जल्दी जल्दी से हम कूद लेते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्लियर कट अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो बनता है फाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बीच में रखी, और ये क्वांटिटी हमने निकालनी है फाई स्टार। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने रखा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, या चलो डेल स्क्वायर फाई, और यहाँ पे रखा वॉल्यूम। अब मैं आर को, मतलब कि मेरा जो, अब मैं निकालता हूँ फाइन। चलो पहले ये बताओ कि ये 3 डिमेंशन है, तो 3 डिमेंशन में वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। एच क्यूब। dx H, dy dz। यहाँ पे आर थीटा फाई के टर्म्स में R बताओ। square sin theta dr d theta आर स्क्वायर dt. साइन थीटा dr d थीटा d। क्या बात, ठीक है। आर है ना तुम्हारा, आर था तो हम आर में बात करें तो ज्यादा अच्छा है, इस वजह से ये यूज किया गया है। ठीक है जी।
आर जब भी आता है तो तुम क्या यूज करते हो, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें डी वो ये होता है। ठीक, अब तुम्हारा वेव फंक्शन क्या थीटा या फाई के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, उसने क्लियरली तुम्हें बोला है कि वो आर टी है या अल्फा आर टी। ठीक है, क्लियरली उसने तुम्हें बोला है। तो डेल स्क्वायर फाई एक तरह से यही होगा ना, या कम से कम इसी पे डिपेंड करेगा ना, कांस्टेंट को हटा लिया जाए। यस चलो इतना, ये दो इंफॉर्मेशन अगर हमें पता है, अब हम बात करते हैं कि मेरा जो आर डैश था, मतलब जो नया आर था वो था अल्फा आर। नया आर को अल्फा आर लिखा गया है, तो नया डेल स्क्वायर फाई क्या होगा? नया इट विल बी 1 बाय अल्फा स्क्वायर ऑफ पुराना, क्योंकि आर नीचे है ना। यस भैया। ठीक है जी, बाकी सब भी समझ गए इस बात को? यस भैया। अब मुझे बताओ नया डीवी क्या होगा? अब यहां पर आ जाओ, आर स्क्वायर है तो आर का ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और एक ये डी आर का भी फैक्टर है तो एक अल्फा और आ जाएगा, और अल्फा। पुराना, तो क्या ये अल्फा क्यूब डीवी होगा? यस भैया। तो अब अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को इसमें डाल दूं तो मेरा नया टी डैश क्या होगा? 1 बाय अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और पुराना टी। तो मेरी एवरेज क्या होगी, रेशो क्या होगी? इसको, इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लो। वॉल्यूम का हमने देख लिया क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर का देख लिया, बाकी तो एच स्क्वायर में कोई आर नहीं है, फाई और फाई डैश का तो आपस में हो ही जाना है खत्म। तो अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी भैया। मतलब इसमें करना क्या था, समझने वाला क्या चीज थी? समझने वाली ये चीज थी कि एवरेज एनर्जी कैसे निकाली जाती है। इस ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मत सोचो कि ये पढ़ने से क्या फायदा हुआ। मैं बताता हूँ क्या। एक तो आपको एवरेज कैसे करते हैं वो समझ आ गया, दूसरा आपको क्या है, आपको ये ओपन माइंडेड रखना है कि बाकी जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा या जो पढ़ा वो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ सकता है। क्वेश्चंस दो तरह से मिक्स कर सकते, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको ना ये सब करवाने से पहले कुछ एक आध फॉर्मूला देना चाह रहा था वैसे। चलो अगला फॉर्मूला दिया जाए आपको। ठीक है, हर्मिशन कॉन्जुगेट। मान लो आपको मैं मैट्रिक्स दे दूं, क्या इस मैट्रिक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट करना आता है तुम लोगों को? यस भैया। 1 2 माइनस 0, यही होगा। यस भैया। सिंपल, सबको आता है। और हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स मींस ऑपरेटर। लेकिन हमें यह भी पता है कि कभी कभी ऑपरेटर या तो मैट्रिक्स में दे दिए जाते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया, हैमिल्टोनियन दिया था, डायरेक्ट नोटेशंस थी, लेकिन हर बार तो नहीं होता ऐसा। कभी कभी हमें ऑपरेटर ऐसे भी दिए जाते हैं कि बताओ ये मोमेंटम ऑपरेटर है एयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। अब इसकी मैट्रिक्स तो मुझे नहीं दी है, लेकिन अगर मुझे तब भी पूछ ले वो कि बताओ इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या है, ये भी तो हो सकता है। तो इसका तुम कैसे करोगे? देखो अयोटा को तो तुम माइनस अयोटा कर दोगे, ये तो हर कोई कर देगा। तुम कहोगे अयोटा एच कट। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्या करली बाय करली एक्स का हर्मिशन क्या होगा। मतलब क्वेश्चन इज
करली बाय करली एक्स का हर्मिशन क्या है? गैस करो क्या? माइनस डी डी एक्स। नहीं गैस NT करो। by D। माइनस नहीं माइनस क्यों है? कोई रीजन है? मतलब दिख रहा है इसको देखने से? सेम ही होगा। रीजन ये बनता है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं बोलता करली बाय करली एक्स, क्योंकि ये रियल है ना? देखने में ये रियल लग रहा है तो ऐसा लग सकता है, लेकिन ये सब नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका एक्यूरेट क्या है वो करना है, वो आपको डायरेक्ट नोटेशन से ही होती है बात। तो कैसे करते हैं ऐसे चीजों में, जब आपको फंक्शन मैट्रिक्स नहीं फंक्शन दे दिया जाए, तो कैसे उसका तुमने हर्मिशन कॉन्जुगेट निकालना है या कैसे उसको डील करना है, ये समझना है। तो अब मान लो कोई भी ऑपरेटर है, उसको हम ये क्वांटिटी में देख रहे हैं, मतलब ये क्वांटिटी है। अब इस क्वांटिटी का मतलब हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इस क्वांटिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट वे इज, ये क्वांटिटी को देखने का, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्वांटिटी को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो मान लो ये 2/2 का, ये 2 डायमेंशंस में ये क्वांटिटी मैट्रिक्स होगी, क्या होगा? स्केलर होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगी, क्या होगा ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर 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 होगा। क्यों होगा स्केलर? स्केलर ये क्या है? मैट्रिक्स बीच वाला क्या है? 2x2 ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? 2x1 ये क्या हो गया? तो ये 1/1 का स्केलर आ गया। 1/1। तो दिस इज अ स्केलर। अब एक तरीके को तो सब समझते हैं कि अगर ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, और ये तुम्हारा 2/2 मैट्रिक्स, तो पहले क्या करो, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो सब समझते हैं कि फर्स्ट अप्लाई दिस, मतलब अगर ये फंक्शन की रो अगर मैट्रिक्स में नहीं दिया और हम उसको मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन में सोच रहे हैं, तो क्या करना है, ये मैट्रिक्स पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, या हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन पहले इस पे अप्लाई होगा और तुम्हें क्या दे देगा? बताओ मुझे क्या देगा? जब 2/2 करके 2/1 से करोगे तो ये एक और नई स्टेट देता है। राइट। तो ये ए मैट्रिक्स हमेशा वो 2/2 ही होगा क्या? मतलब और भी हो सकता है? 4/4, 7/7, किसी में भी ले लो। 2/2 एक सिंपलिसिटी के लिए ले, n/n मान लो। ओके। ठीक है, तो 2/2 मैट्रिक्स जब 2/1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो वो एक और क्या दे देती है? स्टेट दे देती है 2/1 की। तो अब ये क्वांटिटी तुम्हारी एक स्टेट है। फिर क्या करो, जो पीछे से ये है इसको लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो सब इमेजिन कर पा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर। अगर अब मैं उल्टा कर दूं थोड़ा सा, अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवा दो, लेकिन तुम कर नहीं सकते ना, ये कैसे करोगे? मतलब मैट्रिसेस में तो कर सकते हो, लेकिन अब ये एक स्टेट है, मान लो ये है a sin x और ये तुम्हारा एक ऑपरेटर है d/dx, तो इसको इसके साथ कैसे, मतलब इसको इसके ऊपर ऑपरेट कैसे करवाओगे? इनकम्प्लीट ऑपरेशन है। क्या तुम्हें मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा पता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई उल्टा किया जा सकता हो? ऐसा ऐसे कभी मल्टीप्लाई किया है? ऐसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम कि ये मैट्रिक्स है, ये ऐसे कभी मल्टीप्लाई किया है? नो भी। जब भी तुम मल्टीप्लिकेशन का सोचते हो, कभी ऐसे सोचा है तुमने मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि हमेशा ऑपरेटर को एक्ट करवाओगे ना तुम, यस। ऐसा।
तो ये Yes, भैया। इस केस में क्या किया जाए? इस केस में क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है? इस केस में क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है अगर तुम इसके साथ एक्शन करना चाहते हो ना, इसके साथ, तो इट इज इक्विवेलेंट टू एक्ट हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए ऑन फाई, और फिर तुम्हारे पास एक ब्रा आ जाएगा और फिर उसको फाई के साथ करवा दो, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा ये दोनों आंसर सेम होंगे। अब हम इस डेफिनेशन को ही यूज करेंगे। हम इस डेफिनेशन को ही यूज करेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए? ए कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए। हम एक्चुअल में ये निकालेंगे नहीं, हम बस इस डेफिनेशन को यूज करेंगे, क्योंकि हम ये निकाल सकते हैं वेरी इजीली, ये नहीं निकाल सकते। तो लेकिन ये इसके बराबर है, तो हम इस डेफिनेशन को यूज करके ए कॉन्जुगेट निकालेंगे। ये हमारा सारा का सारा ओपिनियन है, ये हमारा मेथड होता है। तो इस पूरे के पूरे कंक्लूजन से समझने वाली क्या बात है कि मान लो तुम्हारे पास ए ऑपरेटर बीच में दे रखा है, अगर तुम इसको यहां ऑपरेट करवाना चाहते हो तो सिंपली करवा दो, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। कैट में तुम कोई भी चीज एज सच घुसा सकते हो, इसको तुम कैट के अंदर घुसा रहे हो तो घुसा सकते हो, घुसा लो, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम इसको ब्रा में घुसाना चाह रहे हो तो वो तुम्हें कॉन्जुगेट करके घुसाना पड़ेगा। और अगर तुम बाहर भी निकाल रहे हो ना इसके, तो तुम्हें कॉन्जुगेट से बाहर निकालना है, तो बाहर ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालोगे तो ए ही बाहर आएगा। समझ गए इस कंसेप्ट को? यस भैया। बाहर निकलने वाला आपने बोला, वो एक बार बता दीजिए। ए क्या बोला? मतलब वो ए कॉन्जुगेट को बाहर कैसे निकालना है? हाँ देखो, जब तुमने इसको ब्रा के अंदर डाला, ठीक है, तो तुमने कॉन्जुगेट करके डाला। अब मैं तुम्हें अच्छा। बोल रहा हूँ कि बाहर वापस बाहर निकालो, तो बाहर कैसे निकालना है? बाहर भी तुम्हें कॉन्जुगेट करके निकालना है। तो जब ए कॉन्जुगेट को बाहर निकाल के दोबारा कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा? ए, ओके सर। ठीक, चलो। तो अब क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन तुम्हारा यही है कि d बाई डी एक्स का कॉन्जुगेट निकालो। तो a तुम्हारा क्या है? d बाई डी एक्स। ए तुम्हारा क्या है? d। तो हम क्वांटिटी से स्टार्ट कर देते हैं, ये वाली क्वांटिटी लेकर स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट होगा? इसको 5 मान लेते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग मान लेते हैं ताकि अच्छा रहे। तो अब हमें पता है कि ये इसके बराबर है, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर है? ये है 5 स्टार डी 5 बाई डी एक्स। वन डायमेंशन मान के चल रहे हैं तो डी एक्स ले लेते हैं, डी वी भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, ये यहां तक सबको समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। ये आपको पता है ना, इसको अगर मैं इस इंटीग्रेशन को करना हो तो प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, तो करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये एज सच रहेगा, डी फाइव बाई डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ठीक है जी, आंसर सही आ रहा है, यही होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। Yes, यस। भैया। यस भैया। अब मुझे बताओ इस टर्म की वैल्यू एट इन्फिनिटी क्या होगी? मतलब वेव फंक्शन इन्फिनिटी पे क्या होता है? वैनिश हो जाता है। जीरो। जीरो। एक Zero. बात याद रखना, वेव फंक्शन मींस तुम्हारी प्रोबेबिलिटी उस जगह पर होने की, ये तो सबको पता है, इतनी तो बेसिक आपने पढ़ रखा है। तो इन्फिनिटी पे होने की आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, इस वजह से वेव फंक्शन जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो, माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, समझ रहे हो ना? ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। अब ये क्वांटिटी बची, ये क्वांटिटी बची, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक मिनट,
ये यही क्वांटिटी है, पहली टर्म ब्रा में आती है और उसका कॉन्जुगेट हुआ है, दूसरी टर्म एस सच आती है, तो ये क्या ये क्वांटिटी है? तुम्हें जो Yes, ये भैया। तुम्हें जो ये क्वांटिटी चाहिए थी, तुम्हें जो ये क्वांटिटी चाहिए थी वो यही है ना? मतलब जब तुमने ब्रा में एक्शन करवाया तो कॉन्जुगेट करके करना है। तो क्या यहाँ से ए कॉन्जुगेट का आंसर माइनस डी बाई डी एक्स आ गया, ये माइनस साइन। यस ठीक है, तो d बाई डी एक्स का कॉन्जुगेट जो होता है, इसको थोड़ा सा टाइम देना और समझने के लिए, थोड़ा धीरे धीरे से समझना और मजा आएगा। तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ एन ऑपरेटर कर माइनस करली फाइव बाई करली एक्स विल बी प्लस करली फाइव बाई करली एक्स। ओके भाई। अब सेम क्वेश्चन एक और बार आया हुआ है, द एडजॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्टिंग ऑन अ वेव फंक्शन फॉर अ क्वांटम मैकेनिकल, यहाँ पे डी बाई डी एक्स दिया है तो यहाँ पे आंसर माइनस डी फाइव बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स ऐसे दे देते हैं, अब इसको ऑपरेटर शब्द बोलो, वेव फंक्शन, वो कुछ भी बोलो, कुछ भी फंक्शन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, और बोलते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करे या इन चारों में से कोई एक्ट करे, दोनों सेम आ सकते हैं। तो कैसे निकालोगे ये? तो जब भी तुम्हें कोई ऑपरेटर देना तो क्या करो, उसको किसी भी रैंडम वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवा दो, किसी भी रैंडम, मतलब फाई मान लो और उसको ऑपरेट करवा दो। अब सबसे पहले इसको ऐसे रहने दो और पहले वाले को इसके ऊपर एक्शन करवाओ, मतलब ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है और ये 2/1 है, तो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, मतलब कि ये इसके साथ एक्शन करवाओ। तो आंसर क्या आएगा, डी फाइव बाई डी एक्स प्लस एक्स फाइव। अब इसको इसके साथ करवा दो, मतलब डी ये आ जाएगा, मतलब अगर मैं इसको फाइव डैश बोल दूं, मतलब कि इजी नोटेशंस में, तो ये आ जाएगा फाइव डबल डैश प्लस डी बाई डी एक्स एक्स फाइव का डिफरेंशिएशन एक्स फाइव डैश प्लस एक्स स्क्वायर फाइव। अब इसको तुम्हें प्रोडक्ट रूल से खोलना है, एक्स फाइव डैश प्लस फाइव माइनस एक्स फाइव डैश प्लस एक्स स्क्वायर फाइव, फाइव डबल डैश, ये कट गए तुम्हारे, आंसर आ गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर फाइव प्लस फाइव। अब तुमने माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यस या माइनस एक्स। ओके माइनस एक्स, ठीक है जी। अब तुमने यहाँ पर एक इनिशियली फाइव दिया था, ऑपरेट कराया था, अब उस फाइव को वापस खींच लो, बाहर निकाल लो यहाँ, मतलब तो ऑपरेटर्स किसके इक्विवेलेंट हो गया, ओके ठीक है जी। एंड Yes. लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक, वेरी थॉट प्रोवोकिंग, मतलब कि आप सोचेंगे तो आपका दिमाग में मतलब झुंझुनाहट होगी। क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ में मेजर नहीं कर सकते, ये पढ़ा, सबने पढ़ा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यस पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है। यस भैया। ओके, तो तुमने पढ़ रखा है कि और अनसर्टेनिटी का रिलेशन भी दे दिया तुम्हें। ठीक है, अब ऐसी कितनी सारी क्वांटिटीज हैं, अगर क्वांटम मैकेनिक्स बोल रही है कि पोजीशन और मोमेंटम साथ में मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसी तो कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी ना जो साथ में मेजर नहीं हो सकती।
यस भैया। सबसे पहले इस फॉर्मूला के इन टर्म्स का मतलब समझो। ये क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो? क्या होती है क्वांटिटी मैथमेटिकली जो कि अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है? Variance. स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा। तो ये एक्चुअल में क्या है? सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन इन एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन इन पी। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या मतलब होता है कि मान लो तुम्हारे पास कुछ x की वैल्यू है और कुछ x का मीन है, मतलब कि x की मीन वैल्यू ये है और तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यूज कुछ आ रही हैं x1 x2 x3, ये तुम्हारी मेजर्ड वैल्यूज है और ये तुम्हारी मीन वैल्यू है। अब तुम ये करो, ठीक है, और इसका स्क्वायर करो और फिर उसका मीन ले लो, ठीक है। अब कोई भी बंदा अपना यूट्यूब पे जाकर या इजीली समझ सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन ये होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन इन एक्सपेरिमेंट्स ऐसे फाइंड की जाती है। ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो तुम्हारी मीन वैल्यू से कितनी दूर है, कितना दूरी पर है, कितना फैली हुई है, डिविएशन फ्रॉम मीन कितना है। मैथमेटिकली अनसर्टेनिटी स्टैंडर्ड डिविएशन से रिप्रेजेंट होती है। तो ऐसी तो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनका ये ऐसा अनसर्टेनिटी रिलेशन होगा। तो उसका एक फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आयोटा बाय 2। आयोटा आएगा क्या या हाफ आएगा? हाफ टू 1/2 है। हाफ हाफ। ए और बी, अब ये ए और बी, ए बी का ये ब्रैकेट क्या है? इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर होता है ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए, और ये साइन क्या है? ये साइन है उसका मीन, जो भी ए बी का आंसर है उसका मीन। और ये क्या है? मॉड, मतलब कि पॉजिटिव ही आंसर लेना है। पॉजिटिव। अब जब तुम इसको x और p के लिए निकालते हो ना, तो तुम्हारा आंसर आता है एयोटा एच कट। यार यहाँ पे अयोटा आएगा, नहीं समझ भैया नहीं आता। अच्छा समझ यहाँ पर नहीं आएगा कि? नहीं आता भैया, नहीं आता। अच्छा चलो वन वन आए। तो इसका आंसर आता है एयोटा एच कट। तो करली एक्स बाय करली पी इज ग्रेटर देन, इसका आंसर एयोटा एच कट आ गया। आयुष अच्छा हाँ ठीक है समझ। देखो एयोटा एच कट, अब इसका जब तुम मॉड करोगे तो वो क्या आएगा? एच कट ही आएगा ना? हाँ नहीं, मॉड इज एच कट। या वो अंडर रूट हो जाएगा, राइट। ठीक है जी। तो ये इस वजह से भैया तुम्हारा 1/2 आई होता है, 2 आयोटा, 1/2 आयोटा। बिल्कुल सही बोल रहा है वो। यहाँ पे 1/2 एयोटा होता है और ये एयोटा और एयोटा काटता है। यस समझो इस बात को, ये फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूला को बहुत बड़ी एप्लीकेशन तुम्हें नहीं आएगी, एग्जैक्ट टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। मान लो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का अनसर्टेनिटी रिलेशन निकालना हो, ठीक है। अब फिजिकली कब दो क्वांटिटीज को तुम एक साथ मेजर कर सकते हो और कब दो क्वांटिटीज को एक साथ मेजर नहीं कर सकते? देखो, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ मेजर कर सकते हो, इसका मतलब उसका अनसर्टेनिटी रिलेशन ऐसा होना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना यहाँ पे। देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिलेशन, मतलब मिनिमम वैल्यू विच यू कैन मेजर, मिनिमम प्रेसिजन, मतलब दोनों के प्रोडक्ट्स की जो प्रेसिजन मिनिमम है वो जीरो आनी चाहिए। इट मीन्स उनके लिए a, b जीरो होना चाहिए, कम्यूटेटर मस्ट बी जीरो। इट मीन्स a b मस्ट बी इक्वल्स टू b a।
कम्यूटेटर को 0 होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में कम्यूटेटर है। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो कुछ कंडीशंस होती हैं दो स्टेट्स को एक साथ मेजर करने की, टू स्टेट्स साइमल्टेनियस मेजरमेंट। नंबर 1, दे मस्ट कम्यूट, नो टू स्टेट्स टू ऑपरेटर्स, मतलब यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटीज, दे बोथ मस्ट कम्यूट। सेकेंडली, दे शेयर द सेम आइगन स्टेट्स। मान लो दो ऑपरेटर्स दे दिए तुम्हें ए और बी, और मैं तुम्हें बोलूं कि दोनों को हम एक साथ मेजर कर सकते हैं। दोनों, ए इज फॉर सम फिजिकल क्वांटिटी, बी इज फॉर सम फिजिकल क्वांटिटी, ऑपरेटर किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ही होता है, और मैं बोलूं दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी आइगन स्टेट्स ए के हैं और जो भी आइगन स्टेट्स बी के हैं वो दोनों एकदम सेम है। आइगन वैल्यूज डिफरेंट होंगी लेकिन आइगन स्टेट्स अलग अलग होंगे। क्या इसका कोई फिजिकली मतलब समझ सकते हो आप? मान लो आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 1 में है और तुम एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हो और एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो ना। इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में है तो एनर्जी फाइंड करने के लिए तुम्हें n क्वांटम नंबर देखना होता है। सिर्फ n मिल जाए तो एनर्जी फाइंड हो जाएगी। तो तुमने एनर्जी भी फाइंड कर ली और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें l क्वांटम नंबर चाहिए होता है, तो तुमने एंगुलर मोमेंटम भी साथ में ही फाइंड कर लिया। तो दोनों ऑपरेटर्स तो अलग अलग थे लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो एक ही स्टेट में ना, तो दोनों ऑपरेटर्स की आइगन स्टेट्स तो सेम होंगी ना, तभी तुम दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड स्टेट और तुमने उसकी एनर्जी मेजर कर ली और एकदम ही कुछ अलग फिजिकल चीज दे दूं, लीनियर मोमेंटम, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, वो तो एकदम अलग क्वेश्चन हो गया। उसके लिए तुम्हें, तो उस स्टेट में अगर लीनियर मोमेंटम है ही नहीं, मतलब तो उस स्टेट में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब कि चाहे तुम एंगुलर मोमेंटम मेजर करके उस स्टेट में आओ, चाहे एनर्जी मेजर करके आओ, उस स्टेट में जो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके जो आइगन स्टेट्स होंगे वो तो सेम होंगे ना। समझ रहे हो क्या? थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन का आइगन स्टेट मतलब जब जंप कर रहा है एक स्टेट से दूसरा स्टेट, वो क्या मतलब दूसरा नहीं आइगन नहीं, स्टेट? आइगन स्टेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 में है, l इक्वल्स टू 1 में है, ये उसका आइगन स्टेट है। दिस इज एन आइगन स्टेट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा नहीं पा रहा, मतलब शायद मेरे वर्ड्स गलत हैं। ये उसका आइगन स्टेट है, ठीक है। ओके। अब तुम्हारे पास दो ऑपरेटर हैं, एनर्जी या हम बोल सकते हो हैमिल्टोनियन और एंगुलर मोमेंटम। अब तुम दोनों के आइगन स्टेट्स हैं, ये दोनों की आइगन स्टेट है, क्योंकि तुम इन दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों को एक साथ मेजर करने के लिए। समझ रहे हो? यस जैसे कि आइंस्टाइन ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दी थी इस चीज को समझाने के लिए, इस फिनोमिना को क्वांटम मैकेनिक्स के समझाने के लिए। आइंस्टाइन बोलता था कि मान लो, आइंस्टाइन या सभी मान रहे थे इस बात को, मैं आइंस्टाइन तो अगेंस्ट था लेकिन बाकी जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा पार्टिकल, मेरी स्क्रीन नहीं हिल रही ना? हेलो, हो भैया ठीक है। स्क्रीन फ्रीज है ना? हाँ हो गई, ठीक। तो तुम्हारा पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है और उसकी कुछ पोजीशन है और तुम्हें कुछ पोजीशन है, मतलब पोजीशन का आइगन स्टेट है, मतलब पोजीशन ऑपरेटर का आइगन स्टेट है ये पोजीशन, कुछ पोजीशन है, तुम्हें वो पता है। कैसे पता है? तुमने उसको, और इसकी इसी टाइम पे कुछ मोमेंटम की भी है, मतलब पी ऑपरेटर है और इसका कुछ मोमेंटम है, मतलब कि ये इस स्टेट में है अभी तुमने मेजर नहीं किया, लेकिन जैसे ही तुम मेजर करते हो पोजीशन को, मोमेंटम चेंज हो जाता है। इट मींस दैट कि स्टेट बदल गई।
मोमेंटम स्टेट बदल गई, एक्स स्टेट तुमने मेजर कर ली। अब कौन सा वो टाइम होगा जब तुम इन दोनों को एक साथ मेजर कर पाओगे? जब इन दोनों की स्टेट ही एक होगी, दोनों सेम आइगन स्टेट शेयर करते होंगे, तभी होगा ना ये पॉसिबल। यस सर। तो ये बोलता है जर्नली मैथमेटिक्स में ये बोला जाता है कि व्हेन बोथ हैव द सेम आइगन स्टेट्स तब तुम मेजर कर सकते हो। और सेकंड कंडीशन क्या होती है? व्हेन दे बोथ कम्यूट। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताना है अभी। जीरो जीरो। ठीक है जी, आंसर 0 इज करेक्ट। ठीक है, कल आप क्या कर लेना, कल एक काम कर लेना, कल बहुत जरूरी है कि आप आइगन पोटेंशियल वेल और हार्मोनिक ऑसिलेटर की रिवीजन करें।